फिटनेस किसे कहेंगे? जैसे किसी का मसल ज़्यादा है या कोई थिन ज़्यादा है। दिखावे का ज़माना बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है पर वो सही मिल रही है नहीं मिल रही। जीएसटी पे भी जो है डुप्लीकेट सप्लीमेंट बिक जाते हैं। सप्लीमेंट सच में इम्पोर्टेंट होते हैं या सिर्फ मार्केटिंग? आप उतनी क्वांटिटी उस चीज़ की नहीं खा सकते कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। सही तरीके से आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेक्सुअली भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। एक नेचुरल कोई तैयारी करेगा तो वो इन्हेंस्ड बंदे को टक्कर नहीं दे सकता। जहाँ सवालों की कोई लिमिट नहीं, बातों पे कोई रोक नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तरुण कृष्णा और आज आप देख रहे हैं बातें अनलिमिटेड। आज हम जिम और लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। भोपाल शहर के नाम को दुनिया तक पहुँचाना एक ऐसे फिटनेस आइकॉन जिन्होंने अपने दम पर मिस्टर भोपाल से लेकर मिस्टर वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट तक का सफ़र तय किया। आइए उनसे मिलते हैं, प्रमोद भाटी जी से। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा नाम प्रमोद भाटी है और मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ जो कि सीहोर नस्लवेन में आता है, राला। वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज के लिए मैं भोपाल आ गया था। भोपाल आते ही जो है मैंने जिम वगैरह यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और इंटरेस्ट मुझे पहलवानी, कुश्ती और रेसलिंग और ये सारी चीज़ें, क्या है कि उस टाइम इतना सोशल मीडिया तो होता नहीं था, बट ये कि पापा को देख देख के भी करा। तो मेरे पापा काफ़ी वर्जिश वगैरह जो ओल्ड स्टाइल वर्कआउट होता है वो सब करते थे, तो उनको भी देखा मैंने और बड़ा ही इंटरेस्ट उस टाइम पे। वो थोड़ा बहुत कुछ मूवीज़ और वो सब डीवीडी सीडी और पिक्चरों में थोड़ा सा वो एक्टर वगैरह आते थे, उनकी बॉडी देख देख के मुझे भी लगा कि भाई मैं ऐसा फिजिक मेरा भी होना चाहिए। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी यदि अपनी फैमिली से ये कहेगा कि मैं इस चीज़ में करियर बनाना चाहता हूँ, जिम में करियर बनाना चाहता हूँ, तो अग्री नहीं होते। और जैसे कि आपने एक छोटे से कस्बे नसरुल्लागंज से स्टार्ट किया और एक मिस्टर भोपाल से लेकर मिस्टर वर्ल्ड तक का सफ़र तय किया, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था इसमें? घर वालों को तो पता भी नहीं है कि जिम वगैरह या फिर ये भी कोई इंडस्ट्री होती है या ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह होता है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि वो कृषक हैं, खेतीबाड़ी वाले जैसे पापा हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला कि आप जिम करो या बॉडी बिल्डिंग करो। ये मेरी चॉइस थी। उनका ये कहना था कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो लाइफ में। जिम में 2006 में मैं ज्वाइन हो गया था, जिम ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो वहाँ पे और भी कुछ बॉडी बिल्डर्स थे, तो उनको देख देख के मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आया। इस स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करा, इसके लिए खूब मेहनत करी, नॉलेज गेन करा कि डाइट कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं। सप्लीमेंट्स वगैरह तो उस टाइम थे नहीं, तो जितना डाइट के सोर्स से मैं कर सकता था अपना करा। और 2016-17 का टाइम आया। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि 2009 से मैंने एक जिम टेक ओवर कर लिया था, इनशेफ फिटनेस। वो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका था, तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर रहे थे, तो मैंने उसको जो है टेक ओवर करके और कंटिन्यू करा। तो वही इनशेफ आज भी कंटिन्यू हो रहा है। उसको 16 से 17 साल के आसपास हो गए। तो जैसे कि फिटनेस को लेकर ना बहुत से मिसकंसेप्शन होते हैं कि फिटनेस किसे कहेंगे। जैसे किसी का मसल ज़्यादा है या कोई थिन ज़्यादा है, तो इसमें भी बहुत एक कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं यदि बंदे के मसल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फिट है। तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगे? बचपन से लेके 40, 50, 55 तक बिना किसी गोली दवाई के, बिना किसी बीमारी के, अगर आप बढ़िया उठना बैठना चलना भागना सब कर सकते हैं तो आप फिट हो। जैसे कोई बिगनर है, उसको जिम स्टार्ट करना है, उसको अपनी बॉडी में क्या देखना चाहिए कि मुझे जिम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, और जब जिम ज्वाइन कर रहा है तो जिम में क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारा टाइम बहुत स्ट्रगलिंग था, क्योंकि हमको बताने वाला सिखाने वाला वो सब लोग हुआ नहीं करते थे, तो खुद से ही देखना पड़ता था कि मतलब कोशिश रहती थी कि इसकी अच्छी फिजिक है, ये क्या खाता है, ये क्या करता है, ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो आजकल तो ऐसा है कि कोई भी बिगनर है, आप जिम में जाओगे, जिम में इंटर होते ही आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। जिस नॉलेज को गेन करने में हमको इतना साल लग गए, मतलब 22 साल हो गए, वो उसको विद इन मंथ वो पूरा नॉलेज गेन कर लेगा।
वर्कआउट का पैटर्न समझ जाएगा, वो डाइट वगैरह समझ जाएगा, और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा तो अच्छा कोच होगा, अच्छा ट्रेनर होगा, तो वो उसको न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें, सप्लीमेंट्स वगैरह सजेस्ट कर देगा, लाइक प्रोटीन, विटामिन, ये वो। तो वो उतनी फिजिक बहुत ही कम टाइम में, जो हमें सालों साल लगे, जिस जर्नी को हमने बहुत इंजॉय करा, वो बहुत कम टाइम में कर लेगा अचीव। मोस्टली लोगों को मैंने देखा वो जिम का उनको नॉलेज नहीं है, पर वो जिम ओपन कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं कि जिम जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है कि अब हमें सब पता है। तो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, पर वो सही मिल रही है, नहीं मिल रही? पुराने समय में होता क्या था कि सब कुछ कोच के और ट्रेनर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता था। वो जो बोलेगा वही खाना है, वो जो बोलेगा वही वर्कआउट करना है, उसने ये सप्लीमेंट बता दिया तो वही लेना है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं। बट आजकल क्या है, यूट्यूब है और सोशल मीडिया का टाइम है, तो गूगल करेगा, कंपेयर करेगा, फिर देखेगा कि जो गुरु ने, कोच ने बताया वो चीज़ सही बताई है कि नहीं, या फिर वो इन्होंने कुछ बताया और ये चीज़ ज़्यादा सही है, ज़्यादा बेटर है, तो उन चीज़ों में ज़्यादा उलझेगा। और रही बात जिम की सर, तो अब क्या है कि देखिए, कोई अगर प्रोफेशनल है, वो जिम रन करे, या जिसको अच्छा खासा नॉलेज है, जो भी उनके गोल्स वगैरह, उसमें उनकी हेल्प सपोर्ट कर सके। कहीं ना कहीं क्या होता है कि किसी के पेरेंट्स के पास में बहुत कुछ है, मतलब पैसा वगैरह, तो वो सोचते हैं कि भाई ये ऑफर रख देते हैं कि साहब हमको जिम खुलवा दो, चलो भैया हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया तो जिम चला लेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि सर कंपटीशन बढ़ जाता है, और फिर जो एक जेन्युइन पर्सन था जो अपना सेटअप कर रहा था रन, उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। और वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके इंटीरियर वगैरह, भले वहाँ पे जिस तरह का वर्कआउट वगैरह नहीं हो रहा हो, वैसा नॉलेज स्प्रेड नहीं हो रहा हो, मतलब, लेकिन एक ये है कि दिखावे का ज़माना बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है कि यदि जो जिम ओपन करना चाहता है उसके पास क्या सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या उसको जिम ओपन करने से पहले करना चाहिए, या उसके साथ करना चाहिए? ये किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? जो जिम ओपन करेगा उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके पास में कुछ सर्टिफिकेशन हो, लाइक जैसे पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेट होता है ना, जिम मैनेजमेंट हो गया, बेसिक सप्लीमेंट्स वगैरह का हो गया, और न्यूट्रिशन पे भी वो कर सकता है, जो डाइटिशियन वगैरह, न्यूट्रिशन के डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो सब कर सकता है। बाकी जो भी परमिशंस वगैरह होती हैं उसके थ्रू अपना सेटअप स्टार्ट कर सकता है। मोस्टली लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, पर उनको लगता है कि कार्डियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियंस के लिए कि बेटर क्या है, कितना कार्डियो बेटर है, और कार्डियो इम्पोर्टेंट कितना है? ये मेरी एडवाइस है कि सभी को हफ्ते में कम से कम 3 दिन 45 मिनट के आसपास का कार्डियो रखना चाहिए, क्योंकि कार्डियो क्या है कि हार्ट और लंग्स की जो है एक्सरसाइज होती है, और साथ में जो है अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी पुश है, पुल है, लेग्स है, ऐसा अपन जो है शेड्यूल बना सकते हैं। और पुश पुल में क्या होगा कि आप 6 मसल को 3 दिन में टारगेट कर लोगे, है ना। बचे 3 दिन आप कोर को ट्रेन कर लो, बिग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर लो, और साथ में कार्डियो ऐड कर लो। कहीं ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए? पेरेंट्स को तो थोड़ा सा बच्चों में ये चीज़ बतानी भी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, जिम हो, या कोई भी मतलब फिटनेस एक्टिविटी में, हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि उसके बच्चे को इन्वॉल्व करे, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। तो जिम में तो ऐसा सर कि 12 से 15 साल की एज में जिम स्टार्ट कर देना चाहिए, सही सुपरविजन में, सही गाइडेंस में जिम स्टार्ट करें। और जिम 15 साल से लेके तो जब तक हाथ पैर चलते हैं, मतलब जब तक भी 80 साल, 90 साल, 100 साल आप जिम कर सकते हैं। वर्कआउट हमेशा सेम करना चाहिए, या कितनी फ्रीक्वेंटली, कब और कैसे चेंज करना चाहिए? जो बेसिक्स होते हैं उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आपको स्क्वाट करनी है, आपको डेडलिफ्ट करनी है, बेंच प्रेस करनी है, आप डंबल कर्ल ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो जो बेसिक्स है वो तो सेम ही रहेगा। जो बिगनर्स है उनकी थोड़ी सी जो मसल को जो ट्रेन करने का है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जो पार्ट वीक में कम से कम 2 या 3 बार वो ट्रेन करें। और जो पुराने लोग हैं जो एडवांस लेवल पे हैं, वो वंस अ वीक भी एक मसल पार्ट करेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा लोड से ट्रेनिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो उनका मसल इतना फटीग हो जाता है, मतलब हाइपरट्रोफी इतनी हो जाती है कि उसकी रिकवरी में उनको काफ़ी समय लगता है, और इंगेज भी जल्दी होता है। तो नए बच्चों के लिए है कि कम से कम पुश पुल लेग जैसे मैंने बोला था, वो नहीं तो डबल मसल कम से कम करना चाहिए उसको। आपको क्या लगता है डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? लोग
वर्कआउट तो करते हैं लेकिन डाइट नहीं करते। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस दिन वर्कआउट नहीं करा वो सोचता है कि यार आज वर्कआउट नहीं करा तो अब डाइट का भी क्या ही करना है। और जिस दिन वर्कआउट करेगा उस दिन थोड़ा उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे दिन भर में मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, मुझे इतने मील्स वगैरह करने हैं, या फिर ये चीज़ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब ये खाना अच्छा नहीं है। डाइट का ऐसा है कि बहुत बड़ा नंबर है जो मेंटेन नहीं कर पाता है। स्पेशली नॉन वेजिटेरियन के लिए इजी होता है प्रोटीन इंटेक, पर वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें या किन चीज़ों का ध्यान दें कि जिससे उनकी प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट रहे? वर्कआउट के बाद में जो डाइट होती है, डाइट मतलब कि जो फूड होता है वही सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट होता है, और वही उसी से रिकवरी होनी है। उसी से आपका नेक्स्ट जो है गोल, चाहे वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, तो डेफिशिएट में आप या फिर कैलोरी सरप्लस में या मेंटेनेंस में चलेंगे तो वो सब प्रॉपर डाइट में ही हो सकता है। और वेजिटेरियन में क्या होता है कि प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े से कम हैं, मतलब कम है, प्लस जो है उसमें भी क्या है कि प्रोटीन बहुत कम मिलेगा। लाइक जैसे चना है, सत्तू है, आजकल बहुत सुनते हैं ना ट्रेंडिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि 100 ग्राम में सपोज 22 ग्राम प्रोटीन है ना। तो आप उतनी क्वांटिटी उस चीज़ की नहीं खा सकते कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो मल्टीपल चीज़ें खानी पड़ती है, जैसे सोया चंक है या दाल पल्सेस वगैरह है, मूंग दाल है, चना दाल है, वेज के सोर्स डेयरी प्रोडक्ट हैं अगर सूट करे तो। डेयरी प्रोडक्ट में पनीर वगैरह हो गया, टोफू पनीर हो गया, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डाइट में। और मेज़र करके आप जहाँ तक ये बेस से बहुत पूरा प्रोटीन इंटेक तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है लाइक एग्स वगैरह भी कंज्यूम करता है, चिकन वगैरह करता है, तो वो बहुत इजीली मतलब अपना प्रोटीन का जो इंटेक है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर लेता है। 2 से 3 डाइट में भी पूरी कर सकता है वो। मैं जानना चाहूँगा सप्लीमेंट का सच। सप्लीमेंट सच में इम्पोर्टेंट होते हैं या सिर्फ मार्केटिंग है? सप्लीमेंट जो कि सर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसका एक सच ये है कि भाई उसका वाकई में जो आप पूछना चाह रहे थे वो ये है कि उसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं तो उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर जीएसटी पे भी जो है डुप्लीकेट सप्लीमेंट बिक जाते हैं आजकल तो। लेकिन क्या है, अगर ऑथेंटिक किसी ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी की है, अगर आप उससे बुलाओगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपको ओरिजिनल या फिर कोई ऐसा ऑथोराइज डीलर है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, तो उससे भी आपको जो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल सकता है। तो प्रोटीन है, विटामिन्स वगैरह, ओमेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आप बिगनर लेवल के हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं तो वहाँ से आप सप्लीमेंट लेकर थोड़े से अपने रिजल्ट्स को फास्ट कर सकते हैं, अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। और जो भी कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, ओमेगा है, मल्टीविटामिन है, इनके एडवांटेज ले सकते हैं अपनी डेली रिकवरी में। आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आपने ट्रेनिंग के साथ साथ जिम भी अपना रन कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती है जिम में? मेनली तो गलती यही होती है कि डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, मतलब जिम रेगुलर नहीं हो पाते हैं, आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर मोटिवेशन उनका लो हो जाता है या फिर किसी वजह से छोड़ देते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक गलती है। दूसरा ये है कि फिर बहुत सारे अगर रेगुलर कर भी रहे हैं तो ईगो लिफ्टिंग ज़्यादा होती है जिम में, है ना, ईगो ठीक है। लिफ्टिंग होती है। हाँ, वो गलती है। कई बार कई लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, फिर वो लाइफ टाइम सफ़र करते हैं। अगर कुछ जिम क्या इंजरी भी बहुत फास्ट देता है ना, अगर आप ज़रा भी गलती करोगे तो जिम आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है ना। फिटनेस का लाभ तो देगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगी, आपकी बॉडी भी बिल्ड हो जाएगी, बट इंजर्ड भी आपको कर देगा, तो वो है। और दूसरा, आजकल ट्रेंड है इंस्टाग्राम वगैरह का, आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स। हाँ डिसिप्लिन नहीं है। वेट लॉस में मतलब किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? मेनली होता है वो डेफिशिएट डाइट को अपन फॉलो करते हैं। तो डेफिशिएट डाइट में भी जो है कार्ब की टाइमिंग मैटर करती है ना। जो डेली का आपका रूटीन है उसमें जैसे 100 में से 40 ग्राम आपको या फिर मान के चलिए 30 ग्राम आपको प्रोटीन का पार्ट रखना है, ठीक है। 15 से 20 ग्राम हेल्दी फैट जो होता है उसका पार्ट रखना है, बाकी कार्बोहाइड्रेट रखना है। और कार्ब्स की या डाइट की टाइमिंग सही रखनी है। बिल्कुल। अगर आपको आपका गोल अचीव करना है तो टाइमिंग का रहता है, एक पूरा डाइट प्लान होता है, उसको फॉलो करना रहता है थ्रू डे। मतलब मॉर्निंग में आपको एक बड़ा पोर्शन रखना पड़ेगा, दोपहर में रखना पड़ेगा, शाम होते होते अगर आप
की जो डाइट है, डेफिशिएंट डाइट है, तो वो आप कभी भी कोई भी जो मील होगा उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, बिफोर स्लिप भी खा सकते हैं, मतलब उसको कार्ब्स भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो डाइट प्लान है, जितनी कैलोरीज आप फॉलो कर रहे हैं डेफिशिएंट में, उसी पे आपको रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी फेडरेशन या ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, आप खुद जीते हैं इतने सारे, जी जी मिस्टर भोपाल, मिस्टर एमपी, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर एशिया से लेके आप मिस्टर वर्ल्ड तक का आपने सफ़र तय किया है। जी। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपनी जो ये जर्नी है कैसे और कहाँ तक और कैसे करें? मतलब चूँकि नए हैं, बिगनर हैं, तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैम्पियनशिप्स वगैरह होती हैं, पहले उसके लिए तैयारी करें। फिर उसके बाद जो है स्टेट लेवल के जो गेम्स वगैरह होते हैं, फिर वहाँ पे कोशिश करें कि वहाँ पे आप क्वालिफिकेशन लें, आपका वहाँ पे टॉप प्लेसिंग में आप आओ। उसके बाद फिर आप नेशनल्स की करें। जब नेशनल्स में आप उस लेवल पे अपनी फ़िज़ीक को डेवलप कर लो, या फिर उतना नॉलेज गेन कर लो, या फिर उस कंपटीशन में आप फिट बैठ रहे हैं, तब इंटरनेशनल के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे कई फेडरेशन है सर, आजकल तो बहुत एसोसिएशन बन गई है। IBBF है, IFBB है, UIBBF है, और भी बहुत सारी है, BBSA है, बहुत सारी फेडरेशन है जहाँ पे नए बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में कॉम्पीट कर सकते हैं। और आजकल केस प्राइज़ वगैरह काफ़ी कुछ, मतलब जो है रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं अगर आप जीतते हो तो, और स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिलने लगी हैं। तो अगर किसी को प्रोफेशनली अगर बॉडी बिल्डिंग करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा उसको। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, जी इसमें मतलब बहुत से लोग हैं ना कंफ्यूज रहते हैं। जी जी तो क्या आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे कि पावर लिफ्टिंग में एक्चुअल क्या है और वेट लिफ्टिंग एक्चुअली में क्या है? जी जी वेट लिफ्टिंग तो सर ओलंपिक्स का स्पोर्ट हो जाता है, जिसमें क्लीन एंड जर्क और स्नैच होता है, तो वो ओलंपिक्स में हो जाता है। बाकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर लिफ्टिंग है, उसमें क्या होता है सर, वज़न उठाने का चैलेंज होता है ना, जिसमें बेंच प्रेस है, स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है। उसमें प्रॉपर पोस्चर सही फॉर्म में, और आपको अपनी कैटेगरी में और फिर ओवरऑल में जो है सबसे अधिक वेट उठाना रहता है। बेंच प्रेस में उसमें अटेम्प्ट मिलते हैं, कुछ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, तो तीनों बेंच प्रेस, तीनों डेडलिफ्ट, तीनों स्क्वाट, और आखिरी में उनका टोटल, जिसका टोटल ज़्यादा आता है वो चैंपियन बनता है। तो उसमें वो फाइट होती, उसमें डाइट का इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। और बॉडी बिल्डिंग क्या है सर, कि बॉडी बिल्डर भी पावर लिफ्टर होते हैं, उनको भी अच्छा खासा वेट्स में, लेकिन वो वेरिएशन के साथ में करते हैं। मतलब वो अगर चेस्ट पे बेंच प्रेस लगाएंगे तो बेंच प्रेस के बाद में चेस्ट प्रेस, डंबल फ्लाई, केबल क्रॉस, डेडलिफ्ट अगर बैक करेंगे तो डेडलिफ्ट भी करेंगे वो, और साथ में जो है लैट पुल डाउन, मिड रो, वन आर्म रो, टी बार, मतलब मल्टीपल एक्सरसाइजें करेंगे। वैसे ही स्क्वाट में लंजेस, सूमो, एक्सटेंशन है, कर्ल है, लेग प्रेस है, तो मल्टीपल चीज़ों को ऐड करेंगे, पूरी बॉडी को डेवलप करेंगे, पूरी बॉडी सही प्रोपोर्शन में लाके। फिर उसके साथ में ट्रेनिंग तो करना है, साथ में डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। एक बॉडी बिल्डर जो है पूरे साल मेहनत करता है, कि लास्ट ईयर अगर उससे कुछ गलतियां हुई तो पूरे 1 साल, अगर 1 साल बाद उसको कम्पीट करना है तो 1 साल तक उन कमियों पे मेहनत करेगा। तो उसमें डाइट का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ, सभी लोग बोलते हैं, जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं, सब बोलते हैं कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट गेम है बॉडी बिल्डिंग। मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल है आपके पास, गोल्ड तो गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये जो सफ़र था आपका, ये जो जर्नी थी, ये जो तपस्या थी, जी तो ये इतने सालों की, तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ थी आपकी और पर्सनल लाइफ में जी क्या उतार चढ़ाव है? जब मेरे गेम्स की प्रिपरेशन में होता हूँ सर, तो घर परिवार, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर जो भी टाइम होता है कि कहीं अपन नॉर्मली, जैसे अभी मैं थोड़ा सा डिस्टेंस है मेरा बॉडी बिल्डिंग से, तो मैं यहाँ आ गया, बैठ गया, बातें हो गई, अपना पॉडकास्ट चल रहा है, और वो सब चीज़ें क्या बंद हो जाती हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ आपको आपका ट्रेनिंग, डाइट और रेस्ट, और अपने रिजल्ट्स, इंप्रूवमेंट्स वगैरह वो सब, और आपसे जुड़े हुए लोगों की केयर, क्योंकि कोच भी हूँ बॉडी बिल्डर के साथ, पूरी टीम की केयर करनी पड़ती है। तो पूरा समय सर उसी में जाता है। तो वो जो सोशल लाइफ है वो पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल। जो बंदा जो भी चाहता है कि मैं जिम में आगे बढ़ूं, तो ब्रांडिंग और किस तरीके से उसको पैसों की इनकम हो सकती है? अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो, या फिर जिम ज्वाइन करे तो, तरुण जी? आप दोनों ही बताएंगे तो बेहतर रहेगा। पहले सबसे पहले जिम ज्वाइन करें या एज अ वर्कआउट? जिम के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप प्रॉपर जो है आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए, ठीक है। आप जिम जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट प्रोग्रेस
के लिए होना चाहिए, वर्कआउट के लिए होना चाहिए। आप जिम जा रहे हैं तो आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। आप जिम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उसको लाइफ स्टाइल में ढालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जिम जाने वाले के लिए हो गए, ठीक है। बाकी जिम की जो इंडस्ट्री है सर, अगर कोई इनिशिएट करता है तो बाकी में जिम इतने महंगे भी नहीं होते या इतनी ज़्यादा उसमें कास्ट भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा या फिर उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाए। और डाइट में क्या है कि थोड़ा बहुत ही फेरबदल करना रहता है, मतलब सिर्फ प्रोटीन इंटेक के बारे में चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी रहेगी। दोनों के लिए सर इजी है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो फेडरेशन करवाती है, तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस प्लेयर है, तो आपको लगता है कि मिस्टर ओलंपिया और इंडिया के जो क्या डिफरेंस है कि वो टारगेट अचीव कर पाए? वहाँ पे क्या है कि साइंस बहुत एडवांस है। जो अभी तक ज़्यादातर मिस्टर ओलंपिया वगैरह जो बने हैं वो यूएसए से, यूके से या फिर वैसी कंट्रियों से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, या अदर कंट्रीज़ में भी हैं तो वो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ के कोच हायर करते हैं। वहाँ पे क्या है कि साइंस थोड़ा सा एडवांस है, बायोमैकेनिक्स वगैरह अच्छे हैं, वहाँ पे इजी सोर्स है, वहाँ पे डाइट बहुत इजी है, और इंडियन जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं। आने वाले कुछ साल से तो इंडियन एथलीट भी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले कुछ साल में मुझे ऐसा लगता है कि भारत से भी मिस्टर ओलंपिया जैसे या फिर अर्नोल्ड क्लासिक बड़े इवेंट्स में कोई लेजेंड चैंपियन बनेगा यहाँ से। मोस्टली देखा जाता है कि कोई भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो भी फेडरेशन कराती है, तो उसमें स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसका यूज़ करना ज़रूरी है, या नेचुरली भी कोई बंदा कोई एक स्टेज तक पहुंच सकता है? एक नेचुरल कोई तैयारी करेगा तो वो इन्हेंस्ड बंदे को टक्कर नहीं दे सकता या उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली अच्छा सवाल है ये। तो स्टेरॉइड बेसिकली कोई ना कोई बीमारी के इलाज के लिए बने हुए हैं। जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं, हर स्टेरॉइड मतलब 36 प्रकार के एनाबॉलिक्स होते हैं, और आजकल तो उसमें भी ब्लेंड्स वगैरह, ये पेप्टाइड्स, आर्म्स, प्रो हार्मोन, बहुत बड़ा मतलब मार्केट हो गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इलाज के लिए बनी है। डेफिनेटली 100% ये इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और बॉडी बिल्डर इनको जो है अब्यूज़ भी करते हैं। बट अगर कोई बॉडी बिल्डर सर, मैक्सिमम 90% बॉडी बिल्डर्स जो हैं लो क्लास, मतलब वैसे मिडिल क्लास या फिर उससे लो क्लास, मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। कोई भी अमीर आदमी आज की डेट में अपनी बॉडी में क्यों इंजेक्ट करेगा, क्यों स्टेरॉइड वगैरह लेगा, क्यों मतलब एक हिसाब से अपने आप को तकलीफ देगा कि मेरा लीवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, वो हो जाए। तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट ये गेम की रिक्वायरमेंट है सर। अगर आपने जैसे अभी मिस्टर ओलंपिया का बोला, तो अगर उस लेवल पे, नेशनल लेवल पे उतना मसल मास बढ़ाना है, उतनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उतनी पावर बढ़ानी है, तो इन्हेंसर्स या स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करने रहते हैं। आजकल क्या है कि सर इतने सारे कोच हो गए हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेशन वगैरह भी हो भी रहे हैं आजकल तो, और कहीं ना कहीं किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से इन चीज़ों पे स्टडी करी है या फिर सर्टिफाइड हैं, तो उनके सुपरविज़न में जो है लोग कॉम्पीट करते हैं, तैयारी कराते हैं। किसी की अगर इच्छा है कि भाई मुझे भी बॉडी बिल्डर बनना है, कॉम्पीट करना है, तो एक सही सुपरविज़न में उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि नेचुरल और एक इन्हेंस्ड बंदे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। कुछ ज़्यादा वर्कआउट या आप सही तरीके से आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेक्सुअली भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये लापरवाही से होता है। ये खूब एक्सेस में आपको डोजेस का पता नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन तो साइकिल का बेस होता है। टेस्टोस्टेरोन से ही आपको पता है कि नेचुरल जो है वो तो बनना ही बंद हो जाता है। सिंथेटिक अगर आपने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करा तो नेचुरल का प्रोडक्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि सर जब साइकिल छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो लोग पीसीटी, एक वर्ड सुना होगा आपने, वॉश आउट, पीसीटी, वो सब, तो वहाँ पे बड़ी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे ब्लेंडर करते हैं। या फिर कुछ ऐसे कोच हैं जिनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, उनको वापस जो हार्मोन है वो रीसेट नहीं करा पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार बहुत गिर जाता है टेस्टोस्टेरोन, वहाँ पे लिबिडो डाउन हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है, ठीक हो जाता है फिर से। अच्छा, ऐसा जिम एक्सपर्ट जी। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जो आपकी तरह मतलब
बहुत से लोग होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन की, और मैं जैसे आपने भोपाल का नाम दुनिया में, देश में रोशन किया, वो भी कर पाए, तो एक मैसेज फिटनेस के लिए तो आई थिंक ये समय और ये हो रहा ऐसा चल रहा है कि आजकल हर किसी को ज़रूरत है फिट रहने की। तो इसके लिए आप कोई भी एक्टिविटी करो, ज़रूरी नहीं मैं जिम को ही प्रमोट करूं या जिम ही आपको जाना है। आप कुछ भी स्पोर्ट्स को जो है आप अपने इंटरेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली बेस पे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट से स्टार्ट करके 1-1.5 घंटा आप खुद को दो। उसमें क्या है कि वो आपका पर्सनल टाइम भी रहेगा, आप खुद को उतना टाइम दोगे, और दूसरा फिट भी रहोगे, है ना। और दूसरा, अगर आप जिम जाते हैं, आपको अच्छी फिजिक बनानी है, मसल गेन करना है, अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है तो आपको जो है इस तरह की चीज़ों पे, यानी कि जो मेडिसिन है या फिर जो आजकल कोई भी आपको आके कान में बोल दे कि ये ले लो वो ले लो, तो ऐसा कुछ भी चीज़ों पे नहीं जाना है। आप अगर सही कोच या सही सुपरविज़न में, प्रोटीन है, विटामिन्स वगैरह हैं, ये बस ऐड कर सकते हैं, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे आके। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिम स्टार्ट करते हैं तो आप जिम जाइए। जिम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल तो सभी जिमों में मिलती है। वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिलेगी, वहाँ पे आपको जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, क्रॉसफिट और मल्टीपल चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिलेंगी। तो वो सभी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। जर्नी को एंजॉय करिए, और अच्छी फिजिक जो है डिसिप्लिन से आती है। अच्छी ट्रेनिंग के साथ में अच्छी डाइट भी रखिए, प्रॉपर रेस्ट भी करिए, और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच सर, सर इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। सर एनी टाइम। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में इतनी ही बातें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक फिट रहिए, हेल्दी रहिए।